नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय रीतिकाल। रीतिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जैसा कि आपको पता है 3 भाग हो चुके हैं, चौथा भाग है। इस भाग में आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न किए जाएंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना है, जैसे कि करते आए हैं। सभी वीडियोज को जो रीतिकाल से संबंधित हैं उनको आप देख सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, कई बार बता चुकी हूँ इस बारे में। साथ ही आपसे एक नई जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। 1 वर्ष के अथक प्रयास, बहुत ही कठिन मेहनत के पश्चात आप सभी के लिए जो हिंदी साहित्य में, हिंदी विषय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टेट चाहे वो एसटेट हो, सीटेट हो या रिट हो, आरपीएससी एग्जाम हो, DSSS, एनवीएस, केवीएस, यानी कि हिंदी विषय से संबंधित कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न तो आते ही है, और इस हिंदी साहित्य के प्रश्नों का एक खजाना आपके लिए पुस्तक के रूप में तैयार किया है मैंने। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी पुस्तक का नाम है। पुस्तक ऐसी है जो गागर में सागर भरने की शक्ति रखती है। संक्षिप्त रूप से लेकिन गहराई वाली जानकारी दी गई है। साथ ही सभी कवि और लेखक, चाहे वो आदिकाल से संबंधित हो या भक्ति काल से या रीतिकाल से या आधुनिक काल से या भारतेंदु युग से या फिर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, क्रम से सभी कवि लेखकों को एक ही जगह दिखाया गया है और उनके बारे में छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने केवल इसी पुस्तक को पढ़ लिया और फिर आप परीक्षा में बैठते हो, जो साहित्य से संबंधित सिलेबस है, जो प्रश्न आएंगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ आप इस मात्र एक पुस्तक को पढ़ के अपनी परीक्षा में सफल होंगे। किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात। अतः आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, और साथ ही मैं आपको नंबर बताती हूँ, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 9873930334। इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं पुस्तक को प्राप्त करने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 82। भूषण को भूषण नाम किसने दिया? रीतिकालीन कवि, वीर रस के ओतप्रोत रचना करने वाले कवि भूषण को भूषण नाम किसने दिया था? पहले भी बता चुके हैं इसके विषय में कि इनको भूषण नाम रुद्र शाह ने दिया था। किसने दिया था? रुद्र शाह ने। सही उत्तर क्या होगा? ग, रुद्र शाह। फिर इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, भूषण, भूषण देव या इनमें से कोई नहीं। वास्तविक नाम भूषण का क्या था? घनश्याम। ठीक है, अगला देखते हैं। भूषण ने अपने काव्य की रचना किस भाषा में की थी? देखिए, जो भूषण है रीतिकाल के कवि हैं। हालांकि उन्होंने वीरता परक काव्य की रचना की है, वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं की हैं, और रीतिकाल में रीति निरूपण, नायिका भेद, श्रृंगार का ज़्यादा वर्णन है, और इन्होंने इसके विपरीत वीर रस परक रचनाएं दी हैं। लेकिन रीतिकाल में जो ब्रज भाषा
का सबसे अधिक बोलबाला था। ब्रज भाषा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लगभग सभी कवियों ने रीतिकाल में ब्रज भाषा में लिखा है। भूषण की जो काव्य भाषा है वो भी क्या है, ब्रज भाषा है। सही उत्तर क्या होगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते, ये कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान का है ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा क्या है ये कथन और किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्या, फिर से देखिए, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि प्रस्तुत आचार्य कोटि में नहीं आते, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करें। मिलान करना है हमें। रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनके कवि हैं। रचना है फूल मंजरी, अलंकार, ब्रह्म भंजन, और अगले पेज पे हैं आगे की रचनाएं, रस पीयूष निधि, रस विलास, सोमनाथ। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि जो फूल मंजरी है वो मतीराम की रचना है। फूल मंजरी किसकी है, लिख लीजिए आप, मतीराम की रचना है। अलंकार ब्रह्म भंजन, फूल मंजरी, यहाँ पे देखो फूल मंजरी किसकी है, मतीराम की। अलंकार ब्रह्म भंजन ये गवाल कवि की है। किसकी है, गवाल कवि की। ठीक है, आगे है रस पीयूष निधि। ये रस पीयूष निधि ये सोमनाथ की है। रस पीयूष निधि किसकी है, सोमनाथ की। रस विलास, रस विलास फिर किसकी है, ये देव की है। किसकी है, देव की। इनको आप लिख सकते हैं। आगे है, निम्न कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कि आरोही क्रम में लिखना है, इन कवियों को काल क्रमानुसार लिखना है हमें। तो देखते हैं कवि कौन कौन से, केशव बिहारी देव। सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, हमें ये बताना है। सबसे पहले आएंगे केशव, फिर आएंगे बिहारी, फिर भूषण, देव। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही क्रम क्या होगा, ख। देखिए केशव के बारे में देखिए, इनका जन्म 1560 में हुआ था। आप लिख लीजिए 1560 में हुआ था। ठीक है, बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था, 1595। ठीक है, भूषण ये 1613 में, इनका जन्म 1613 में हुआ था। फिर आते हैं अंत में देव का जन्म कब हुआ था, 1673। इस प्रकार जो सही क्रम हुआ वो क्या हुआ, 1560 केशव, 1595 बिहारी, भूषण 1613 और देव 1673। इस प्रकार सही उत्तर क्या हुआ, ख। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। इनको आपको इनके कालक्रम से जो भी कर्म है, जन्म वर्ष है, मृत्यु वर्ष है, या रचनाओं का प्रकाशन वर्ष है, उसको आप याद करना है। तो जो सन मैंने लिख दिए हैं उनको आप लिख सकते हैं और याद कीजिए। आगे है, कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, चमत्कार प्रदर्शन, सदाचार पर बल, नीति निरूपण। सबको पता है कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, सदाचार पर बल। रीतिकाल में सदाचार पर बल नहीं दिया गया। आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी, चमत्कार का प्रदर्शन हुआ था और रीति निरूपण की प्रधानता थी। रीति निरूपण ज्यादा संख्या में होता था, ज्यादा मात्रा में होता था। यानी कि रीतिकाल का नामकरण ही रीति निरूपण के आधार पर किया गया था। अगला है, रीतिकाल के रसवादी कवि कौन है? रीतिकाल में ऐसे कवि कौन है जो रसवादी हैं? रसवादी कहलाए थे मतीराम, गिरधारीदास, देव, सभी। इस प्रकार अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सभी। मतीराम, गिरिधारीदास, देव सभी रसवादी कवि हैं रीतिकाल के। बसवा गोविंदपुर गांव में किस रीतिकालीन कवि का जन्म हुआ? बसवा गोविंदपुर, केशवदास, बिहारी, भूषण, रहीम। देखिए बसवा गोविंदपुर गांव में बिहारी का जन्म हुआ था। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन एक तरह से नया ही है। सब जानते हैं कि जो बिहारी है मथुरा में रहते थे। अब
क्या मानेंगे कि मथुरा ही उनका जन्म स्थान मानेंगे, लेकिन उनका जन्म स्थान मथुरा नहीं है, मथुरा उनका ससुराल है। ये ससुराल में रहते थे। आगे इस तरह का प्रश्न भी आएगा कि कौन से ऐसे कवि है जो ससुराल में रहते थे। बिहारी, उसका मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन इनका जन्म बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। आगे है, देखिए अभी आ भी गया है कि कौन सा रीतिकालीन कवि अपने ससुराल में रहता था, तो क्या होगा, बिहारी। श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था, ये कथन किसका है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था, यह डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है। रसभूषण का वर्ण्य विषय क्या है, रसभूषण, सर्वांग निरूपण, वीर रस निरूपण, नीति निरूपण, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपण। रसभूषण, इसका जो वर्ण्य विषय है वो है श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपण। कौन सा उत्तर सही है, ग, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपण। आगे देखते हैं, हबीदा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणा हीन, अदम व्यंजना रस बिरस, उलट कहत नवीन। ये पंक्तियां किस कवि की है, ये पंक्तियां देव की है। किसकी है, देव की। ये पंक्तियां भी परीक्षा में आई हुई हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। हबीदा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलट कहत नवीन, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां किसकी हैं, देव की हैं। अगला है, डार द्रुम पालना बिछोना, न पल्लव के सुमना, झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, देव, बिहारी, सेनापति, रसलीन। इन पंक्तियों के रचयिता देव हैं। कौन है, देव कवि हैं। रीति निरूपण ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन आचार्य कौन है, ऐसा आचार्य जो रीति निरूपण ग्रंथ लिखता हो और निम्बार्क संप्रदाय से संबंध रखता हो, कौन है वो, तो से है गवाल, रसिक गोविंद या फिर केशवदास। देखिए ये कवि हैं रसिक गोविंद, जो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे और रीति निरूपण ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में थे, कौन रहते थे जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में, इन चारों में से, भूषण, पद्माकर, केशवदास या फिर देव। देखिए जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में पद्माकर रहते थे। देखिए पद्माकर ने किसी एक के राजा के आश्रय में कार्य नहीं किया, ये कई राजाओं के आश्रय में रहे हैं, उनकी प्रशंसा में रचनाएं की हैं। इन जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में तो थे ही, साथ ही ये ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के आश्रय में भी रहे हैं, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह के आश्रय में भी रहे हैं, और अजयगढ़ के गुसाई अनूप गिरी के आश्रय में भी रहे हैं। जो मैंने बताया इनको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि इन राजाओं के आश्रय में रहे हैं और उनकी प्रशंसा में इन्होंने रचनाएं की हैं। अगला है, जुगल विलास के रचयिता कौन है, जुगल विलास, इसके रचयिता कौन है, मतीराम, देव, राम सिंह, गवाल कवि। जुगल विलास ये राम सिंह का लिखा हुआ ग्रंथ है। आगे के सुकवि रीजी है तो कविताई, न तू राधिका कन्नाई सुमरिन के बहान को बहाने है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, आगे के सुकवि रीजी हैं तो कविताई, न तू राधिका कन्नाई सुमिरन को बहाने है। इनके रचयिता भिखारी दास है। कौन है, भिखारी दास। ललित ललाम का वर्ण विषय क्या है, ललित ललाम, इसका वर्ण विषय अलंकार है। क्या है, अलंकार। ये ग्रंथ किसका है, मतीराम का है। किसका ग्रंथ है ये, मतीराम का। ललित ललाम का रचना काल क्या है, कब लिखा था मतीराम ने इसे, ललित ललाम को, जो अलंकार ग्रंथ है, 1661 से 1664 में, इस दौरान इन्होंने इसे लिखा था। रचना काल क्या है ललित ललाम का, 1661 से 1664। अगला देखते हैं, अलंकार पंचाशिका का रचना काल
क्या है? अलंकार पंचाशिका। ये भी किसका ग्रंथ है? मतीराम का है। और इसका जो रचना काल है वो क्या है? 1690। अलंकार पंचाशिका 1690 है। रीतिकाल में क्या है? देखते हैं क्या है इनमें से। नारी के भोग्य रूप का भरपूर चित्रण हुआ है। भक्ति ग्रंथों की प्रधानता रही है। वीर काव्य की रचना हुई है। इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हैं क्या है इसमें? अच्छे से आपको पता है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नारी के भोग्य रूप का भरपूर चित्रण हुआ है रीतिकाल में। ठीक है, आज की इस कड़ी में यहीं तक। अगली क्लास में, अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें। और अंत में एक बार फिर से कहती हूँ कि जो बुक मैंने आपको बताई है उसके विषय में आप थोड़ा सोचें, उसको पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ने के लिए उसको पहल करें ताकि आप सफल हों। बुक के बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।